हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने की सीरीज में आज हमारा सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया था, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी देख ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें प्रश्न संख्या 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यानी हमें बताना है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को एक दूसरे के विपरीत क्यों कहा जाता है, और इनके लिए हमें समीकरण या अभिक्रिया भी लिखनी है। देखें, वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक होता है और उत्पाद एक से अधिक होते हैं, वहीं संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक से अधिक होते हैं और उत्पाद एक होता है। इसी कारण से दोनों अभिक्रियाओं को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। जैसे हम बात करें वियोजन अभिक्रिया की, तो यहाँ पर देखें, जैसे एक अभिकारक है AB, जब इसे ऊर्जा दी जाती है तो यह दो उत्पादों में बढ़ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर क्लोराइड को ऊर्जा दी जाती है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। वही अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया की, तो यहाँ पर एक से अधिक अभिकारक है और ये अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं और साथ ही ऊर्जा मुक्त करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक है और उत्पाद एक से अधिक है, वही संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक से अधिक है और उत्पाद एक है। इस कारण से दोनों अभिक्रियाओं को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। आगे देखें प्रश्न संख्या 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी हमें ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन की समीकरण लिख के उनके उदाहरण देने हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो देखें, जब हम किसी अभिकारक को वियोजित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करते हैं तो उसे ऊष्मीय वियोजन के नाम से जाना जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को वियोजित करने के लिए जब हम इसे ऊष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो यहाँ पर हमें विघटन के लिए ऊष्मा उपयोग में लाई है, अतः इसे ऊष्मीय वियोजन के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, जब हम किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की या प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उसे प्रकाशीय वियोजन के नाम से जाना जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन कराया जाता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में विभाजित या वियोजित हो जाता है। आगे बात करें विद्युत धारा द्वारा वियोजन, यानी जब किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं तो उस प्रकार के वियोजन को विद्युत वियोजन कहा जाता है। जब जलीय विलयन में जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो उत्पादों में क्या हो जाती है? वियोजित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। हमें बताना है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है और इनके समीकरण भी लिख के बताने हैं। पहले हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर लेता है? विस्थापित कर लेता है। जैसे A प्लस BC, तो यहाँ पर A अलग तत्व है, B और C एक अलग यौगिक है, यह अलग तत्व है। ठीक है, तो A अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में? B की तुलना में, अतः ये B के साथ जुड़े हुए C यौगिक को क्या करेगा? विस्थापित कर लेगा। तो उत्पाद के रूप में AC प्लस B का निर्माण होगा। यानी यहाँ पर B के साथ जो यौगिक लगा हुआ था C, उसे A तत्व ने क्या कर लिया? B से विस्थापित कर लिया। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे हम जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो जिंक सिल्वर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, अतः यह सिल्वर के साथ जुड़े हुए नाइट्रोजन यौगिक को विस्थापित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप
हमें जिंक नाइट्रेट और सिल्वर की प्राप्ति होती है। आगे हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया की, तो जैसे नाम से पता चल रहा है द्विविस्थापन यानी यहाँ पर दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। कितने यौगिकों के बीच में? दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया लिखी गई है Am + Bn, यहाँ पर Am अलग यौगिक है या अलग तत्व है और Bn अलग है, तो ये दोनों यौगिक क्या करेंगे? अपने आयनों का आपस में आदान प्रदान करेंगे। जैसे M N को दे दिया और N M को दे दिया, ठीक है, सॉरी M B को दे दिया और N किसको दे दिया? A को दे दिया, तो क्या बना? An + Bm। जैसे हम उदाहरण की बात करें पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बेरियम के साथ आयोडाइड जुड़ा हुआ है। तो जब अभिक्रिया हो रही होगी तो उत्पादों के निर्माण के समय ये पोटेशियम ब्रोमाइड को बेरिलियम को विस्थापित कर देता है और बेरिलियम आयोडाइड को पोटेशियम को विस्थापित कर देता है, यानी इन दोनों यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इसी कारण से इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। यानी सिल्वर नाइट्रेट की जब अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ कराई जाती है तो इसकी हमें अभिक्रिया लिखनी है। तो देखें, जब हम कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। इस कारण ये सिल्वर के साथ जुड़े हुए नाइट्रेट यौगिक को विस्थापित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर का निर्माण होता है। यहाँ पर नाइट्रेट यौगिक कॉपर के साथ विस्थापित हो जाता है और सिल्वर हमें अलग से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। वही बात लिखी गई है, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो, अवक्षेपण का मतलब क्या होता है कि किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप जब लास्ट में किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वही बात लिखी गई है, जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है तो उसके अंत में कुछ ऐसे पदार्थ बच जाते हैं जो कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं और जिनका अभिक्रिया में कोई यूज नहीं होता, यानी अवक्षेप के रूप में या गंदगी के रूप में होते हैं। अतः ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो हमें बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है और पोटेशियम क्लोराइड एक यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट हमें प्राप्त हो रहा है वो एक सफेद अविलेय अवक्षेप होता है, ठीक है, जो अन्य किसी पदार्थ में अब नहीं घुल सकता। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखें प्रश्न संख्या 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। हमें बताना है उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन क्या होती है, और इन दोनों के 2 उदाहरण देने हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है? कमी होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे बात करें हम कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग क्या थे? तत्व थे। एक कार्बन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। सॉरी, कार्बन एक प्रकार का ठोस है और जो ऑक्सीजन है वो एक गैस है। जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन, क्योंकि पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई थी लेकिन अब जुड़ गई, यानी कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक, दूसरे उदाहरण में कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। यानी यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन के मान में वृद्धि हुई है। आगे हम बात करें अपचयन की, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के मान में कमी होती है और हाइड्रोजन के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है, क्योंकि कार्बन पहले जब हम बात कर रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु मौजूद थे, और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन केवल 1 है, यानी ऑक्सीजन के मान में कमी हुई है और हाइड्रोजन के मान में वृद्धि हुई है। अतः ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन।
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचन हुआ है। वही दूसरे उदाहरण में जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई गई है तो हमें कॉपर और क्या प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के मान में कमी हुई है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब ऑक्सीजन के मान में वृद्धि हो और हाइड्रोजन के मान में कमी हो तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऑक्सीजन के मान में कमी हो और हाइड्रोजन के मान में वृद्धि हो तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे देखें प्रश्न संख्या 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। कोई तत्व है जो कैसा है, भूरे रंग का, और जब उसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद वह काले रंग का हो जाता है। तो मैं बताना है कि वो तत्व क्या है और उसके वायु में गर्म होने के बाद जो नया उत्पाद बन रहा है उसका नाम क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि वो तत्व क्या है, कॉपर। और कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बनने वाला नया पदार्थ क्या है, कॉपर ऑक्साइड। वही लिखी गई है। कॉपर जो कि भूरे रंग का एक चमकदार तत्व है, जब उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है यानी वायु की उपस्थिति में उसे गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि काले रंग का एक तत्व है। आया समझ में। आगे भी देखें प्रश्न संख्या 18। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो देखें संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। क्या होता है, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। अब यहाँ पर सब लिखा हुआ है संक्षारण। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु नमी, आर्द्रता, जलवाष्प या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और इस प्रभाव को ही कहा जाता है संक्षारण। तो जब लोहे की वस्तु नमी या जलवाष्प के संपर्क में आती है तो उसका संचारण होता है और उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे लोहे की ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस कारण से इस जंग से बचाने हेतु लोहे की ऊपरी परत को पेंट किया जाता है ताकि लोहे और वायु का संपर्क आपस में ना हो और लोहे की वस्तु बहुत समय तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। इस वजह से हम लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। आगे देखें तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखें तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी का मतलब होता है उन पदार्थों के रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। अतः नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। यानी कि तेल और जो वसायुक्त चीजें होती है जब वो वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाते हैं, उनमें विकृत गंधीता का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है, यानी उनके रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। अतः इस पदार्थों को इस प्रकार की समस्या से बचाने हेतु इनमें नाइट्रोजन गैस वाले बर्तन में रखा जाता है। जैसे हम बात करें चिप्स के पैकेट की तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन गैस सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती और उन पदार्थों को विकृत गंधी होने से बचाने में मदद करती है। इसी कारण से तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20। निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। पहला है संचारण और दूसरा है विकृत गंधीता। हम बात करते हैं संचारण की। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है जिससे वह क्रिया करके धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, क्रिया कमजोर हो जाती है। यानी जब कोई धातु नमी, जलवाष्प, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो जब धातु की इनसे अभिक्रिया होती है तो धातु की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। जैसे हम संचारण के उदाहरणों की बात करें, जैसे संचारण के कारण ही लोहे की ऊपरी परत पर जंग लगता है, चांदी की परत या चांदी की वस्तुएं की जो ऊपरी परत है वो कुछ समय बाद काली पड़ जाती है और तांबे की ऊपरी परत का क्या बढ़ना, हरे रंग का होना, ये सारे संचारण के ही उदाहरण है। आगे बात करें हम विकृत गंधीता की, तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधीता कहा जाता है। यानी इन पदार्थों के रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया गया उपाय है। यानी विकृत गंधिता से बचने हेतु नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है या उन पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि वो विकृत गंधी होने से बच सके।